Hello everyone, welcome back to ITLS Academy. Our lecture is Discovery of DNA Part 2. In Part 1, हम लोगों ने ग्रिफिथ एंड हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, जिन्होंने एक माइलस्टोन दिया था इन द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ डीएनए. अब हम देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट्स होते हुए आ रहे थे उनसे कैसे प्रूफ हुआ कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है, कैसे ही अनइक्विवोकल प्रूफ मिला जेनेटिक मटेरियल के डीएनए होने का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एवेरी, मैकलॉड एंड मैककार्टीज एक्सपेरिमेंट. ये साइंटिस्ट थे एवेरी, मैकलॉड एंड मैककार्टी. इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया. एवेरी, मैकलॉड एंड मैककार्टी टुगेदर सेट आउट टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डिटरमाइंड बाय द ग्रिफिथ. जो इन लोगों का एक्सपेरिमेंट था वो इन्होंने कोई अलग एक्सपेरिमेंट नहीं किया. ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था हीट किल्ड स्ट्रेन एंड जो स्मूथ एंड रफ स्ट्रेन थे उनको लेके. उन्होंने माइस में इंजेक्ट करवाया था स्ट्रेप्टोकोकस के स्ट्रेन को, और उससे इन्होंने अपना देखा था कि कैसे जेनेटिक मटेरियल किस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. ये चीज़ हमने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की. अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं. लेकिन इन्होंने ये तो पता कर लिया था कि कोई चीज़ है जो ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन वो चीज़ है क्या, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, इस चीज़ को ग्रिफिथ पता नहीं लगा पाए थे. और एवेरी, मैकलॉड एंड मैककार्टी ने इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को आगे प्रोसीड किया. इन्होंने ट्राई किया बायोकेमिकल नेचर पता करने का कि ऐसी जो चीज़ है जो ट्रांसफ़र हो रही है वो क्या है और कैसे ट्रांसफ़र होके वो ट्रांसफॉर्मेशन करवा रही है, और उस चीज़ का नेचर क्या है, बायोकेमिकल नेचर, बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं. These people purified DNA, RNA and proteins from the heat-killed S strain and determined which macromolecule converted to the R strain into the S strain. इन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड S स्ट्रेन था, पहले S स्ट्रेन था जो कि था वायरुलेंट और ये कॉज कर रहा था निमोनिया. जब इसको हीट किल्ड कर दिया गया तब ये निमोनिया कॉज नहीं कर पा रहा था. इन्होंने क्या किया, ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था इन्होंने इसको लिया और इसका डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इन तीनों चीज़ों को इन्होंने ले लिया, अलग अलग करके सेपरेट कर लिया. और फिर इन्होंने डिटरमाइन करने की कोशिश की कि कौन सी वो चीज़ है जो कि आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे रही है, वेदर इट इज़ आरएनए, डीएनए और प्रोटीन. ऐसी कौन सी चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है आर स्ट्रेन के एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. They first treated the heat-killed S strain with protease to break down protein. हम जानते हैं कि जो प्रोटीएज होते हैं ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं. प्रोटीएजेस का नेचर ही होता है प्रोटीन को ब्रेक करने का. Subsequently, they treated it with RNAs and then DNAs to break down DNA, RNA and protein respectively. इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन तीनों को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स को लिया. अब इन्होंने ये ले तो लिया एंजाइम्स को, आगे कैसे प्रोसीड किया इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को. इन्होंने डीएनए लिया, आरएनए एंड प्रोटीन, इन्होंने तीनों को ले लिया
अब इनको डिग्रेड करने के लिए इन्होंने डीएनएज, आरएनएज एंड प्रोटीएज, ये तीनों एंजाइम्स को लिया। इन तीनों एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ है कि जो डीएनएज है वो डीएनए को, जो डीएनएज है इनको हम न्यूक्लियेसेस भी बोलते हैं। जो डीएनएज है वो डीएनए को, आरएनएज वो आरएनए को, एंड इन्होंने प्रोटीन लिया जो कि डिग्रेड करता, प्रोटीएज जो कि डिग्रेड करता है प्रोटीन्स को। इन्होंने आरएनएज एंड डीएनए से ट्रीट किया और इसने आरएनए एंड डीएनए को डिग्रेड करवाया। Both protease and RNase treatment did not affect the transformation of the R strain into the virulent one। कहना क्या चाह रहे हैं कि इन्होंने जो ये लिया मिक्सचर था जिसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों प्रेजेंट था, इन्होंने इसको प्रोटीएज से ट्रीटमेंट करवाया। फिर उसके बाद में इन्होंने चेक किया कि जो एस स्ट्रेन है, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, वो आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन्होंने देखा कि जब इन्होंने प्रोटीएज से उसको ट्रीट करवाया तो प्रोटीएज से ट्रीट करवाने के बावजूद भी जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था वो आर को कन्वर्ट कर दे रहा था एस स्ट्रेन में। फिर इन्होंने आरएनएज लिया, आरएनएज का ट्रीटमेंट फिर करवाया जो इन्होंने मिक्सचर लिया था तीनों का। अब इन्होंने दोबारा से वही चीज़ देखा, यहाँ पर भी जो एस स्ट्रेन था, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, वो ट्रांसफॉर्म कर रहा था आर को एस में। अब इन्होंने ये तो कंफर्म कर लिया कि जो प्रोटीएज है मतलब कि जो प्रोटीन को डिग्रेड करवा रहा है, और जो आरएनएज है जो कि डिग्रेड करवा रहा है आरएनए को, तो इन्होंने ये कंक्लूड कर लिया कि इन दोनों में से तो कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे होते तो जब उन्होंने उसको डिग्रेड कर दिया कि अगर आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है तो जब आरएनए को डिग्रेड कर दिया गया तो वो अपना काम नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर प्रोटीन अपना काम कर रहा है तो प्रोटीएज से ट्रीटमेंट के बाद में प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो गया तो प्रोटीन भी अपना वो काम नहीं कर सकता। तो इन्होंने ये कंक्लूड कर लिया कि हाँ, ये डीएनएज एंड आरएनएज मतलब कि डीएनए और प्रोटीन तो ऐसे नहीं हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हैं। फाइनली ट्रीटमेंट विद डीएनएज इनहिबिटेड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आर स्ट्रेन। जो डीएनएज से ट्रीटमेंट करवाया गया, इसी मिक्सचर को इन्होंने लिया जिसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों था हीट किल्ड एस स्ट्रेन का। अब इन्होंने इसको ट्रीट करवाया डीएनएज से। जब डीएनएज ने डिग्रेड कर दिया डीएनए को तो आर से एस का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो रुक गया, आर से एस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। दिस वॉज द मेजर पॉइंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जहाँ से उन्होंने ये चीज़ कंक्लूड कर लिया कि हाँ, अब ये पर्टिकुलर चीज़ पता कर चल गई है कि जो है वो जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए ही है जो कि ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है आर स्ट्रेन का एस स्ट्रेन में, मतलब कि नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट में कन्वर्ट करा दे रहा है। They concluded that the genetic material is not protein और RNA but is DNA। यहाँ से उन्होंने प्रूफ कर दिया कि हाँ, जेनेटिक मटेरियल DNA ही है। However, this discovery was not accepted by all biologists। इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट करके एक्यूरेटली इन्होंने कंफर्म कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है, लेकिन इसको फिर भी कुछ बायोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। उन्होंने इस चीज़ को ऐसा नहीं माना कि हाँ, ये कंफर्म चीज़ है कि डीएनए ही है। आप देख सकते हैं
यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट इनका दिखाया गया है। इनकी हाइपोथेसिस थी द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल इज़ आइदर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल या तो प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड, दैट इज़ या तो डीएनए या तो आरएनए, इन्हीं में से कोई चीज़ है। इन्होंने क्या किया, लिपिड शुगर सारा इन्होंने एक उसमें ले लिया, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। इन्होंने पहले प्रोटीनेज को ऐड किया, तो यहाँ पे प्रोटीन नहीं था, लेकिन फिर भी एस सेल्स अपीयर, मतलब अगर इन्होंने प्रोटीन से ट्रीटमेंट करवा दिया उसके बावजूद इनको यहाँ पे एस स्ट्रेन प्रेजेंट मिला, वायरुलेंट स्ट्रेन प्रेजेंट था। फिर इन्होंने आरएनए से ट्रीटमेंट करवाया। आरएनए से ट्रीटमेंट करवाने के बाद में आरएनए नहीं बचा, आरएनए डिग्रेड हो गया। इन्होंने फिर से मिक्स किया आर सेल्स को, और फिर यहाँ पे देखा गया कि एस सेल्स अपीयर, मतलब कि वायरुलेंट स्ट्रेन फिर से अपीयर हो गया। फाइनली इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया डीएनए से, डीएनएज से। जो डीएनएज एंजाइम था इसने वर्क किया डीएनए पे, एंड देयर वाज नो डीएनए आफ्टर द ट्रीटमेंट विद डीएनएज। जब डीएनए से ट्रीटमेंट हो गया तो डीएनए नहीं बचा, डीएनए का डिग्रेडेशन हो गया। अब इन्होंने आर स्ट्रेन को ऐड करवाया हीट किल्ड एस स्ट्रेन में, और यहाँ पे नो एस सेल्स अपीयर। दिस वाज द माइलस्टोन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे कोई भी एस सेल्स अपीयर नहीं हुए, वायरुलेंट स्ट्रेन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, और यहीं से कंफर्म हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ना कि आरएनए और प्रोटीन। हालांकि इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूफ कर दिया, इनके पास प्रूफ भी था, उसके बावजूद कुछ बायोलॉजिस्ट इनसे सेटिस्फाई नहीं थे, उनको अनइक्विवोकल प्रूफ नहीं मिला था, तो उन्होंने इस चीज़ को माना ही नहीं, और इनका एक्सपेरिमेंट सही होने के बावजूद एक्सेप्टेड नहीं हुआ उस टाइम पे। इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। रिमूव लिपिड्स एंड शुगर्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ हीट किल्ड एस सेल्स। इन्होंने यहाँ पे लिपिड एंड शुगर दोनों को ही ले लिया था, प्रोटीन आरएनए डीएनए रिमेन। ट्रीट सॉल्यूशन विद एंजाइम टू डिस्ट्रॉय प्रोटीन डीएनए और आरएनए। ट्रीट किया सॉल्यूशन को। ऐड टू कल्चर कंटेनिंग लिविंग आर सेल्स, कंजर्व फॉर ट्रांसफॉर्मेशन by testing for the presence of virulent S strain। ये जो एंजाइम्स थे इन्होंने कल्चर में, जिसमें कि आर सेल्स थी, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन जिसमें प्रेजेंट थे, इन्होंने वहाँ पे टेस्ट के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया, और इन्होंने देखा कि एस स्ट्रेन प्रेजेंट है या नहीं। अगर एस प्रेजेंट है, जो कि मिला था प्रोटीन में एंड आरएनए में, और एस नहीं प्रेजेंट है, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए हो गया। यही इनका कंक्लूजन था। ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स डीएनए, देयरफॉर इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। इन्होंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डीएनए की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। द मिचेल्सन-सथल एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए की डिस्कवरी के टाइम के, उसमें जो मिचेल्सन एंड सथल का एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा था जिसने कि कंफर्म कर दिया कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है, और यहीं पे डीएनए की जो डिस्कवरी की प्रोसेस थी उसका मोस्ट प्रोबेबली दिस वाज द लास्ट एक्सपेरिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए डिस्कवरी। तो चलिए स्टडी करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, क्या किया था मिचेल्सन एंड सथल ने, और कैसे इन्होंने प्रूफ किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। मिचेल्सन एंड सथल ने डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये प्रूफ करने के साथ साथ ये भी प्रूफ किया था कि जो डीएनए है उसका जो नेचर है वो सेमी कंजर्वेटिव है,
सेमी कंजर्वेटिव मतलब कि जो हमारा डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए का, इसका एक ही स्ट्रैंड कंजर्व रहता है और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो नया स्ट्रैंड होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इन्होंने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट और कैसे इन्होंने बताया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। सो लेट्स स्टार्ट। Michelson and Stahl used density gradient centrifugation। इन्होंने यूज़ किया था डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन को, जिसको हम बोलते हैं सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, टू सेपरेट डिफरेंट मोलिक्यूल्स इन अ सॉल्यूशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया था मोलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। They cultured bacteria in a N15 medium। इन्होंने बैक्टीरिया को एक ऐसे कल्चर में ग्रो करवाया जिसमें जो नाइट्रोजन था वो रेडियो लेबल्ड था, दैट इज N15। N15 is a heavy isotope of nitrogen, so the DNA synthesized is of heavy density। हम जानते हैं कि जो डीएनए है उसमें नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट होते हैं और ये जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं ये नाइट्रोजनस बेसेस कैरी करते हैं नाइट्रोजन को। तो ऑब्वियसली अगर डीएनए की सिंथेसिस हो रही है तो उसमें अगर उन्हें नाइट्रोजन जो है वो रेडियो लेबल्ड मिलेगा तो उनका जो नया सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा डीएनए का उसमें हमको रेडियो लेबल्ड जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट मिलेगा। देन शिफ्टेड टू द बैक्टीरिया टू अ N14 मीडियम। इन्होंने एक पहले डीएनए लिया, इसको इन्होंने ग्रो करा दिया N15 मीडियम में। अब एक मीडियम में ग्रो होने के बाद में जब ये सिंथेसाइज्ड हो गया तो जो सिंथेसाइज्ड हुआ उसमें पूरा ही N15 था। अब इन्होंने इसको ग्रो करा दिया N14 मीडियम में, जो कि हम नॉर्मल नाइट्रोजन हमारा होता है उसमें इन्होंने इसको ग्रो करवाया। शिफ्टेड द बैक्टीरिया टू अ 14N मीडियम एंड DNA was isolated at different times। ये ग्रो करवाते गए डीएनए को और उसके बाद में देखते गए कि डीएनए की जो डेंसिटी है वो कैसे कैसे जो डीएनए का नाइट्रोजन कंटेंट है वो कैसे कैसे वेरी कर रहा है। Michelson and Stahl measured the areas in which DNA was at the highest concentration. Higher concentrations were represented by darker bands of DNA in the centrifuged sample। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जो हमारी ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है इसमें जब हम डीएनए को डालते हैं और ये जो है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, इन्होंने नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं किया था कि जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पे पैलेट बन जाती हैं, हैवी चीज़ें और लाइट चीज़ें ऊपर हो जाती हैं। इनका एक्सपेरिमेंट वो नहीं था, इन्होंने यूज़ किया था डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि डेंसिटी के बेस पे सेपरेट कर देता है चीज़ों को। जो लाइट चीज़ होगी वो ऊपर होगी, जो उससे हैवी होगी वो हमको बीच में मिलेगी और जो उससे भी ज़्यादा हैवी होगी वो चीज़ हमको उससे भी ज़्यादा नीचे मिलेगी। तो ये था एक्सपेरिमेंट मिशेल्सन एंड सथल का, ये जो यूज़ किया था इन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका यही मतलब होता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन था, ये सेपरेट कर रहा था चीज़ों को डेंसिटी के बेस पे। अभी इन्होंने यही किया कि पहले N15 में इन्होंने ग्रो करवाया, उसके बाद में N14 में ग्रो करवाया, फिर इन्होंने चेक किया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। इसमें जो N14 है ये लाइट है एंड N15 हैवी है, तो ऑब्वियसली जो N15 है वो हमको नीचे मिलेगा और जो N14 है वो हमको ऊपर मिलेगा, ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में मिलेगा। हायर कंसंट्रेशन वर रिप्रेजेंटेड बाय डार्कर बैंड्स।
मतलब जो हायर कंसंट्रेशन होगा उसका बैंड जो होगा लाइट डार्क मिलेगा, और जो लाइट है दैट इज़ N14 उसका हमें बैंड लाइट कलर का मिलेगा। Nicholson and Suthall grew E. coli on a medium that contained NH4Cl and this N was N15। जो NH4Cl में उन्होंने ग्रो करवाया उसमें जो नाइट्रोजन था वो उन्होंने रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन ले लिया। NH4Cl एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स, इन्होंने ऐसा किया कि इसके अलावा नाइट्रोजन का कोई दूसरा सोर्स नहीं दिया इन्होंने। जो नाइट्रोजन का एकमात्र सोर्स था वो था NH4Cl, और उसका भी जो नाइट्रोजन था वो था रेडियो लेवल्ड। फॉर मेनी जनरेशन, इन्होंने कई जनरेशन्स में इसको ग्रो करवाया और इसकी कई सारी जनरेशन्स बनती गई, मल्टीप्लाई होकर DNA, बहुत सारे DNA के फॉर्म्स बनते गए। As a result, all newly synthesized DNA had N15। जितने भी नए जो DNA के स्ट्रैंड्स सिंथेसाइज्ड हुए वो सारे कंटेन कर रहे थे नाइट्रोजन के रेडियो एक्टिव फॉर्म को, विच कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉर्मल DNA बाई सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। जो इन्होंने जो नए DNA सिंथेसाइज्ड हुए ये कंटेन कर रहे थे नाइट्रोजन 15 को, एंड एज वी नो जो नाइट्रोजन 15 है ये एक हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का। तो अगर ये हैवी आइसोटोप है तो जब इसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो ये हमें नीचे की साइड में प्रेजेंट मिलेगा। They then transferred these cells to a medium containing normal NH4Cl and that this time the nitrogen is normal। अब इन्होंने क्या किया, एक बार सेल्स को इन्होंने ग्रो करवाया कई जनरेशन तक, और उसमें जब सारा ही DNA था, जैसे जब DNA हमारा है ये डिवाइड होगा तो एक स्ट्रैंड इसका पुराना रहेगा और एक स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब रेप्लिकेशन होगा तो जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड हुआ था ये दैट इज़ ये 14 का था, ये भी N14 का था, ये जो नए बने ये N15 के थे। और अब क्या होगा, ये जो N15 वाले हैं जिनमें N15 है ये टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा, और जो नया इसका स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड होगा जब कल्चर में ही NH4Cl ऐसा मीडियम दे रखा है जिसमें कि रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो अब जो ये तैयार होगा हमारा DNA ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन 15 कंटेनिंग DNA होगा। As the shell multiplied, they collected samples at times intervals that is 20, 40 and 60 minutes। जो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ये इन्होंने परफॉर्म किया था ई कोलाई पे, और हम जानते हैं जो ई कोलाई है उसके डिवीज़न का टाइम होता है 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट्स में एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया तैयार हो जाते हैं। इन्होंने क्या किया, 3 जनरेशन्स तक इसको ऑब्ज़र्व किया, इसको पहले सेपरेट किया 20 मिनट्स पे, फिर 40 मिनट्स पे और उसके बाद 60 मिनट्स पे, 3 टाइम इंटरवल्स पे इन्होंने सेपरेट किया सैंपल को। DNA एक्सट्रैक्टेड आफ्टर 20 मिनट्स दैट इज़ 1 जनरेशन। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया है उसका डिवीज़न टाइम होता है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में 1 से 2 बैक्टीरियाज तैयार हो जाते हैं, तो ये हुआ 1 जनरेशन। The N14 NH4Cl medium had an intermediate density। जो इन्होंने पहली जनरेशन ली, क्योंकि इन्होंने जो पहला DNA लिया वो था N14 वाला, फिर इसको ग्रो कराया, कल्चर ऐसा था जिसमें था N15। तो जो नया जनरेशन बना तो एक स्टैंड ऐसा था जिसको एक स्टैंड था 14 का, और जो इसका दूसरा स्टैंड बना जो नया सिंथेसाइज्ड हुआ तो उसको जब नाइट्रोजन मिला 15 का तो दूसरा स्टैंड बन गया 15 का। तो इनको जो पहली जनरेशन के बाद में जो इनको DNA मिला
वो उसकी इंटरमीडिएट डेंसिटी थी। इंटरमीडिएट जैसे कि हमारी जो ये ट्यूब है, अगर हैवी है तो यहाँ पे मिलता, लाइट था तो यहाँ पे मिलता, लेकिन इनको जो मिला वो यहाँ पे मिला, मतलब कि इंटरमीडिएट डेंसिटी है, इसीलिए ये जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है इसमें ये बीच में प्रेजेंट था। दिस इज बिकॉज इट कंटेन्ड वन पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड with the heavy nitrogen and one DNA strand with the light nitrogen to give N15 and N14। जो ये DNA के स्ट्रैंड्स बने तो एक पेरेंटल था तो इसमें 15 प्रेजेंट था जो नया वाला था, और जो पेरेंटल था उसमें नाइट्रोजन 14 प्रेजेंट था। DNA एक्सट्रैक्टेड आफ्टर 40 मिनट्स। अब इन्होंने इसको 2 जनरेशन्स के बाद में ऑब्जर्व किया in the NH4Cl medium, that is normal nitrogen containing medium, showed equal amounts of intermediate density and light density। ये कैसे हुआ? जो अब डीएनए था वो एक में था 15 और एक था 14, जो इनके 2 स्ट्रैंड्स थे। तो जब इन्होंने रेप्लिकेशन किया और इसको ग्रो इन्होंने करवाया था नॉर्मल N14 वाले मीडियम में, तो ये जो 15 वाला था इसने बनाया 14 से, तो एक 15 और 14 का बना, और जो दूसरा था वो 14 ही था, तो 14 एंड 14 का बन गया। अब जो 14 वाला है नाइट्रोजन 14 वाला वो लाइट डेंसिटी का है, तो वो हमको सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में ऊपर की तरफ मिला, जबकि जो 15 एंड 14 वाला था जिसमें कि नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15 दोनों ही प्रेजेंट थे, ये सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में कुछ इस तरीके से हमको सिनेरियो मिला कि ये N14 वाला ऊपर मिला और ये जो 15 एंड 14 वाला था ये बीच में मिला। दिस इज बिकॉज इट कंटेन्ड इक्वल अमाउंट्स ऑफ द हाइब्रिड एंड लाइट डीएनए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया गया है। पहले जो डीएनए लिया इन्होंने वो पूरा ही N15 से लेबल्ड ले लिया, दैट इज जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डीएनए था। अब इन्होंने इसको ग्रो कराया सैंपल में, तो जब इन्होंने इसको ग्रो कराया N14 के मीडियम में और फिर इन्होंने इसको ग्रो कराया N14 वाले में, तो जो जनरेशन्स मिली, जो सबसे पहले मिला जब पूरा ही N15 वाला था तो पूरी ही डेंसिटी 100% इनको हैवी डेंसिटी मिली। उसके बाद में पहली जनरेशन में आप देख सकते हैं ये जो बैंड मिला है ये इंटरमीडिएट लेवल पे है, ना ऊपर है ना नीचे है, ये इंटरमीडिएट लेवल पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेंसिटी है ये इंटरमीडिएट डेंसिटी, दैट इज़ N14 एंड N15 दोनों ही इसमें प्रेजेंट थे। उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन थी उसमें लाइट बैंड मिला एंड इंटरमीडिएट बैंड मिला, और धीरे धीरे जब इसको ये कंटिन्यूसली N14 नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में, जब नाइट्रोजन जो था वो 15 वाले डीएनए को कंटिन्यूसली इन्होंने ग्रो कराया नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो N15 वाली कंटेनिंग वाली डेंसिटी थी वो कम होती रही, जबकि जो लाइट बैंड था दैट इज़ नाइट्रोजन 14 वाला बैंड था वो उसकी डेंसिटी बढ़ती गई। यही इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है, और आप यहाँ से भी देख सकते हैं पहली जनरेशन में पूरा ही पेरेंटल है N15, जो सेकेंड जनरेशन है उसमें एक पेरेंटल है और एक यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट हमको मतलब कि नया स्ट्रैंड मिला है डीएनए का। और इसी तरीके से जैसे जैसे इन्होंने N15 वाले को N14 में ग्रो कराते गए वैसे वैसे यहाँ पे नाइट्रोजन 14 का कंटेंट बढ़ता गया, और जो ये था नाइट्रोजन 15 वाला कंटेंट ये कम होता गया। जो इस ग्राफ में शो किया गया है वही चीज़ इसमें आपको कलर्ड वे में दिखाई गई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यही चीज़ इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि कैसे इन्होंने N15 वाला लिया, इसको प्रेजेंट किया पर्पल कलर से, फिर इसको ग्रो करवाया N14 नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में, तो यहाँ पे एक हाइब्रिड मिला। फिर इसको जब दोबारा से ग्रो करवाया तो एक हमको यहाँ मिला जो नाइट्रोजन 14 का था और एक हाइब्रिड मिला। तो इसका आप देख सकते हैं जो बैंड है वो एक लाइट बैंड मिला जो ऊपर की तरफ था और एक इंटरमीडिएट डेंसिटी का बीच में बैंड मिला। जब फर्दर इन दोनों को रेप्लिकेट करवाया गया
तो ये देखिए आप N14 वाले की डेंसिटी बढ़ गई, इसीलिए जो यहाँ पे हमको मिलता है लाइट बैंड उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और जो हैवी वाला था वो थोड़ा सा ही रह गया है रेप्लिकेशन होते होते, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। कुछ इस तरीके से बैंड मिलते हैं, हैवी बैंड देख सकते हैं आप, और हैवी एंड लाइट दोनों ही बैंड यहाँ पे दिखाए गए हैं। जो ये एक्सपेरिमेंट था इनका, इन्होंने प्रूफ कर दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, और उसका नेचर भी सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब एक स्टैंड इसका कंजर्व रहेगा और दूसरा स्टैंड नया डीएनए बनाएगा। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यहाँ तक हमने देख लिया है कि डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई थी, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुआ, और कैसे कैसे पता चला कि जो डीएनए है वो ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और उसकी डिस्कवरी एंड जो उसका नेचर है वो सारा इन सारे एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था। और ये भी था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन था, जो डीएनए है ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर तो है ही है डीएनए का, लेकिन इसके अलावा भी ये कुछ और फॉर्म्स को ये अपने आप में रखता है, ये कुछ और फॉर्म्स बना लेता है। तो उन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मोड्स हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के, जिसमें कि आता है कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव एंड सेमी कंजर्वेटिव। ये मोड्स हैं डीएनए के रेप्लिकेशन के, जिनको कि हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। And thank you very much for watching this session, guys. You can follow ITLS Academy on Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, and also on LinkedIn. And you can subscribe ITLS Academy on YouTube, and you can get app of the ITLS Academy on Google Play Store. Thank you very much for watching this session. Stay tuned with ITLS Academy. Thank you very much.